पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जो इस समय चल रही है, उस पर मंगलवार को राज्यसभा में सुनाई दी है ये चर्चा। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नोटिफाई तो कर दिया है, लेकिन अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और समय लग सकता है। यूसीसी की नियमावली पर ट्रेनिंग का पार्ट अभी बाकी है। यूसीसी की ट्रेनिंग देने वाली कमेटी की मेंबर सुरेखा डंगवाल का कहना है कि ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा चुका है। कमेटी जल्द ही जिले में जाकर एनआईसी के माध्यम से जिला और ब्लॉक लेवल अफसरों को ट्रेनिंग देगी। जल्दी हम सारे जिलों में भ्रमण करके जो ट्रेनिंग के लिए टीम बनाई गई है, वो जिला स्तर के अधिकारियों का, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का ट्रेनिंग होगा। और इसमें क्योंकि ये ऑनलाइन और आपको ऐप के माध्यम से सुलभ जो यूजर्स फ्रेंडली ऐप हैं वो डेवलप किए गए हैं, इसलिए इसमें वो ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग और हमारे जितने सेंटर्स हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UIIDB यानी कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग इन्होंने ली है, जिसमें टनकपुर में प्रस्तावित शारदा कॉरिडोर और हरिद्वार में प्रस्तावित गंगा कॉरिडोर पर प्रेजेंटेशन हुआ है। दोनों ही कॉरिडोर को लेकर विस्तृत चर्चा सीएम धामी ने की है। उत्तरकाशी में मुस्लिम सुनार पर पंजाब के हिंदू सोने के व्यापारी के साथ मारपीट और लूटपाट का आरोप लगा है। पंजाब के व्यापारी ने मुस्लिम सुनार के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्लिम सुनार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने भी थाना पहुंचकर मुस्लिम व्यापारी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी व्यापारी सुनार का काम करता है और वो पंजाब से कई बार आकर उसे सामान देता था, लेकिन इस बार जब वो सामान के पैसे मांगने आया तो व्यापारी से भिड़ गया और आरोपी ने 4 से 5 लोगों के साथ मिलकर मारपीट भी कर डाली। फोन किया उसने कि कहाँ पर हो, मैं कहा मैं उत्तरकाशी में हूँ। चलो ठीक है, मुझको मिलना। मैं उसके मेरे ताया जी उसके पास गए, ताया जी को मारा कुटा उधर। कहता चलो ठीक है। बाद में मेरे ताया जी रूम पर आए, फिर 3-4 जाने रूम पर लेके आया। फिर रूम पर आके मुझको मारा, गुटा गलाली गलोच किया। कहता 10 लाख रुपए दे, तुम्हारा सामान गलत है, नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। मैंने मारपीट क्या होगा ना, कैमरा तो है, देख लो। आपके साथ 3-4 लोग गए थे होटल में? नहीं मैं गया तो कैमरे में तो आ रहा है 3-4 लोग बता रहा है कि कैमरे में आएगा क्या? 3-4 वो रमेश है, उसका उठाव है, करे नहीं है, कोई है आए ना 3-4 लोग आप साथ? 3-4 कोई नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, पता चल गया था। वो तो कह रहे थे हमने अगस्त में दे दिया था, वही बता रहे हैं। भाई साहब हमारे पास रिपोर्ट है, जो टंच रिपोर्ट आता है ना, सब कुछ है। और आइए बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद की खबर जान लीजिए, जहां पर लैंसडाउन में घूमने आई हुई गाजियाबाद से एक महिला जो कि एक टूरिस्ट गाइड को गाली देने के आरोप में इस समय फंस चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। आरोप है कि गाली गलौज किया गया है, इसका वीडियो भी बनाया किसी ने, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। खबर पूरी ये है कि महिला पर्यटक का दोस्त फोन पर किसी के साथ गाली गलौज कर रहा था, जिस पर लैंसडाउन के एक टूरिस्ट गाइड ने आपत्ति जताई तो गाइड और महिला के दोस्त के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद महिला ने भी टूरिस्ट गाइड को गाली देनी शुरू कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंच गया और मामले की अब जांच पुलिस कर रही है। अभी और बोलते रहो। इसको कोई नहीं बोल सकता कि पी के आए हो या कैसे आए हो। ठीक है और बोलते रहो। ये कैमरा ले बातें मत कर, ठीक है और बोलते रहो। तूने लेडीज के हाँ ठीक है, प्रूफ करो। हाँ ठीक है। हाँ तुम कौन? ये सारे चेक करेंगे, सारी चेकिंग होगी भी। अरे तू करवा तो सही। हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कहीं नहीं जाना अभी। हाँ पुलिस बुला। ठीक है। पी रखी है ना हमने, हम मेडिकल कराएंगे। ठीक है। अरे बुला ले। हाँ बुला रहा हूँ, टेंशन मत लो, बुला रहा हूँ। बुला भूतनी का। ठीक है। और सुन, खबर नैनीताल से है, जहां पर बीच सड़क पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। रतिघाट के पास की घटना है और सुबह तड़के की ये घटना है, जहां पर कबाड़ से भरे हुए ट्रक में अचानक से आग लगी है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है।
लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक ट्रक सारा जल चुका था। ट्रक अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ रहा था। इसी दौरान सुबह 3 बजे रतिघाट के पास ट्रक में आग लग जाती है। गनीमत रही कि ड्राइवर किसी तरह से कूदकर अपनी जान समय रहते बचा लेता है। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में देर रात युवती को गोली मारे जाने से सनसनी मच गई। ये घटना सिरकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद की है, जहां पर 20 साल की लड़की को अतुल नाम के एक युवक ने गोली मार दी और फरार हो गया। लहूलुहान हालत में युवती को सिरकुल के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। घायल लड़की और आरोपी अतुल दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी जानकारी हाथ लग गई है। सिरकुल की फैक्ट्री में दोनों नौकरी करते हैं। हालांकि आरोपी ने लड़की को गोली क्यों मारी ये अभी साफ नहीं है। पुलिस लड़के की तलाश कर रही है। इसी बीच एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिरकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे और पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। विकासनगर में चोरों ने फ्लिपकार्ट के स्टोर पर ही हाथ साफ कर दिया। जी हां, ये चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। घटना में शामिल 2 नकाबपोश चोरों ने चोर यहां पर जो ये पहुंचे हैं, इनकी तस्वीरें आप देखिए, जो कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से देखी जा सकती हैं। इन्होंने ना सिर्फ नकदी और सामान चोरी किया बल्कि सीसीटीवी को भी तोड़ने की कोशिश कर डाली। लेकिन कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसके बाद जो कुछ और सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी चतुराई से इन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसमें से कुछ कैश भी, जो हमारे पास कैश जो कलेक्शन होते हैं डेली बेसिस पे, वो कैश मिसिंग था। एंड कुछ हमारे पास मोबाइल जो होते हैं, हाई वैल्यू शिपमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ एप्लियंस होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही। सीसीटीवी फुटेज में 2 व्यक्ति आना दर्शित हो रहे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और कुछ घटना संदिग्ध आ रही है, क्योंकि उनके अमाउंट में भी कुछ वेरिएशन पाया जा रहा है, इंचार्ज के भी और जो लास्ट में कर्मचारी जिसने रखना बताया है धनराशि का। एक देश एक चुनाव का बिल लोकसभा में पेश हो गया है, तो अब ये चर्चा का मुद्दा उत्तराखंड में भी है। देखिए, जहां 2027 से पहले निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, बीजेपी सिस्टम को सही मानती है, तो कांग्रेस का सवाल है कि जहां पर 25 साल में हरिद्वार का एक पंचायत चुनाव साथ नहीं हो पाया, वहां इतना बड़ा बदलाव मुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव का ऐतिहासिक बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का इसे ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, तो उत्तराखंड में इसे लेकर सियासी बहस छिड़ी है। जहां ठीक 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी दलों के सामने पहले निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। बीजेपी का कहना है कि एक के बाद एक चुनाव से जहां आचार संहिता के चलते काम रुकते हैं, वहीं 12 महीने पूरा सिस्टम काम के बजाय चुनाव में जुटा रहता है। इसीलिए एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला छोटे से उत्तराखंड राज्य के लिए कारगर होगा। कि इससे जहां खर्चा जो बहुत ज़्यादा इलेक्शनों में लगता है उसमें बचत होगी, जहां एक रूपता आएगी। इस प्रकार के निर्णय से जनता को भी और देश को भी, और मैं जहां तक समझता हूं राजनीतिक दलों को भी, क्योंकि हर 12 महीने में चुनाव होंगे तो वो भी इंगेज रहते हैं, अन्य कार्य करने में उन्हें भी सहूलियत होगी। बीजेपी जहां एक देश एक चुनाव को बेहतर बता रही है, वहीं विपक्ष ने अलग अलग चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक जहां राज्य बनने के बाद हरिद्वार का पंचायत चुनाव आज भी अलग होता है, वहां पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात बेमानी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो राज्य में छात्र संघ चुनाव हुए नहीं, निकाय चुनाव 1 साल से लटके हैं, पंचायत चुनाव का अभी पता नहीं। वहां एक देश एक चुनाव ऐसा सिस्टम है जो लागू हो भी गया तो एक साथ चुनाव में 10 से 15 साल लगेंगे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया।
देखिए, हरिद्वार का आपके सामने उदाहरण है। कोऑपरेटिव के चुनाव घोषित हुए, उसके बाद वो पीछे कर दिए गए, ये आपके सामने है। निकाय चुनाव की हालत आपको पता है। छात्र संघ के चुनाव जो सरकार नहीं करा पा रही, वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है, तो हास्यास्पद तो है ही। वो सारी विभिन्नताएं को ये नष्ट कर देगा। तो हमारा ये संघीय संविधान जिस भावना को आगे बढ़ाता है, ये उसके भी विपरीत है। और मैं नहीं समझता कि ये किसी भी रूप से स्वीकार किया जाए। लोकसभा में बिल पेश करके मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बात साफ है कि सिस्टम लागू होने से जहां बार बार चुनाव से जनता को राहत मिलेगी, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड को ही उदाहरण मान लिया जाए तो एक देश एक चुनाव का काम आसान नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी ने निकाय चुनावों में चुनाव प्रभारी और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अपने करीब 200 नेताओं, विधायकों को मैदान में उतार दिया। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? कहीं ये बीजेपी का डर तो नहीं है? इस पर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बड़ी संख्या में विपक्ष के जनाधार वाले नेताओं को पार्टी में शामिल तो कराया, लेकिन अब इन नेताओं को एडजस्ट करना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। क्योंकि तब भले ही इनमें से कई नेताओं को निकायों में एडजस्ट करने का भरोसा दिलाया गया हो, लेकिन अब उनके खुद के वर्कर्स भी टिकट की कतार में खड़े हैं। ऐसे में पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही कारण है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही पार्टी ने 200 के करीब नेताओं को प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाकर निकायों में भेज दिया है। में भी सर्वेक्षण किया जाता है और जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाता है। लेकिन जो हम अभी जो हमारे पर्यवेक्षक होने के नाते हम लोग संगठन से और कार्यकर्ताओं से जो है हम उनकी मनः स्थिति को जानते हुए देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हमारा प्रबल दावेदार है और किस पार्टी टिकट देगी। इसके लिए हमको पैनल बनाना होगा। चुनाव प्रभारी जहां पर चुनाव मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का काम संभालेंगे, तो वहीं पर्यवेक्षक निकायों में पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वहां के विधायक और नेताओं से बातचीत कर दावेदारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। सबके साथ समन्वय के साथ सहमति बनाते हुए पैनल बनाना है और उस पैनल को हमको लगभग 24 तारीख को जैसे बताया गया है, 24 दिसंबर को देहरादून में एक बैठक होगी, उसमें हम लोगों को सबमिट करना है। इन सब के बावजूद भी प्रत्याशी को लेकर कहीं कोई अंतर्विरोध की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पार्टी ने पब्लिक सर्वे का भी विकल्प रखा है। यानी कि चुनाव नगर पंचायत का हो या फिर नगर पालिका का हो, बीजेपी फूंक फूंक कर रख रही है कदम। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। खबर पौड़ी से, जहां पर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के लोगों ने डीएम ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराई है। वार्ड नंबर 11 के वोटर का कहना है कि बीते कई चुनाव से वार्ड सभासद की सीट एससी कैटेगरी के लिए रखी गई थी और इस बार भी सीट को रिजर्व ही रखा गया है, जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के लोगों को यहां से चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलता है। लिहाजा वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 3 के लोगों ने डीएम के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। पिछले हमारे 25 से 30 सालों से वो वार्ड निरंतर लगातार जिसे कहते हैं हम आरक्षित होती आ रही है, जिससे कि सामान्य वर्ग के लोगों को वहाँ कभी चुनाव में प्रतिभा करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसीलिए हम समस्त क्षेत्रवासी डीएम साहब से मिले, क्योंकि आपत्तियों का दौर भी आप जानते हैं कि आपत्तियों का दौर भी जारी है। तो उसी संदर्भ में हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब को हमने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। वार्ड नंबर 11 पौड़ी नगर पालिका के कई सारे नागरिकगणों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की जा रही। इस संबंध में मेरे द्वारा नगर पालिका प्रशासक को नियमानुसार जो रिपोर्ट उनके द्वारा दी जानी है उसके लिए निर्देशित किया गया। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर नगर पालिका को नगर निगम में बदला जा चुका है। साथ ही ये सीट महिला सामान्य वर्ग की रिजर्व हो चुकी है, जिससे अब ये तय है कि पिथौरागढ़ के पहले मेयर का ताज किसी महिला के सिर पर ही सजेगा। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ नगर पालिका राज्य की इकलौती ऐसी पालिका रही जहां अध्यक्ष का पद एक नहीं बल्कि लगातार 4 बार सामान्य का रहा।
लेकिन पहली बार निगम बनने के बाद मेयर का पद यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अब इस बात पर लोगों की निगाहें टिकी है कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दल आखिर किस महिला पर चुनावी दांव खेलेंगे। अगर मेयर की सीट होने के बाद मातृशक्ति को पहला अवसर अगर दिया गया है तो मैं कहता हूं कि कम से कम पिथौरागढ़ उत्तराखंड की देवभूमि में एक भगवान कैलाश की जो हम नगरी इसको मानते हैं तो एक अच्छा संकेत है कि मातृशक्ति से हम पिथौरागढ़ की शुरुआत करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है कि एक बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बीजेपी से जहां बड़े राजनीतिक परिवारों से जुड़ी महिलाओं के मैदान में उतरने की संभावना है, वहीं आम महिला कार्यकर्ता भी ताल ठोकने में कतई पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी कई नेता अपनी पत्नियों को चुनावी अखाड़े में उतारने की जुगत में है। वहीं नेताओं की पत्नियों की राह में आम महिला वर्कर रोड़ा अटका रही हैं। हालात ये है कि दोनों दलों में परिवारवाद इतर टिकट दिए जाने का भी मुद्दा गर्म है और बहुत उत्साह है हमारे लोगों में चुनाव के लिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी से अच्छी, और हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत आसानी से इस सीट को जीतेंगे। पिथौरागढ़ नगर निगम में पहला मेयर बनने का सपना कई लोग देख रहे थे, लेकिन सीट रिजर्व होने के बाद अब ये सपना सिर्फ आधी आबादी ही देख पा रही है। ऐसे में दोनों मुख्य राजनीतिक दल किसे मैदान में उतारते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया, तो वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से देहरादून की तरफ कूच करने के लिए कवायद शुरू करी, वैसे ही यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रोकने की कार्रवाई की गई है इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं का ये राजभवन कूच का आप प्रदर्शन देख सकते हैं, जो कि देहरादून में देखा गया है। कोटद्वार में पिछले साल की बरसात में टूटे मालन नदी के पुल का निर्माण का काम जारी है। निर्माणाधीन पुल के काम को शुरू हुए 9 महीने का समय हो चुका है, जिसमें अभी 2 पिलर्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि अभी 10 पिलर्स तैयार होने बाकी है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि 7 पिलर्स तैयार होने वाले हैं और मार्च तक पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि पुल टूट जाने के बाद से कोटद्वार के 40,000 से ज्यादा आबादी वाले भावर क्षेत्र के शहर से सीधी कनेक्टिविटी टूट चुकी है। ऐसे में फिलहाल लोगों को वैकल्पिक रास्तों से कोटद्वार से आवाजाही करनी पड़ती है। हमारी मार्च और अप्रैल के 15 अप्रैल का ये है कि 15 अप्रैल तक इसको हर हालत में पूर्ण करना है हमने, और वर्तमान में कार्य इसका प्रगति में है। लगभग 7 पिलर जो हैं उन पर काम चल रहा है हमारा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेडलाइन दी गई है उस पे इसको जो है कोशिश करके इसको पूर्ण करें। खबर टिहरी से, जहां पर सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे आज और कल के लिए बंद रहने वाला है। मेंटेनेंस के चलते 2 दिनों के लिए रोपवे को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते सिद्धपीठ सुरकुंडा देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ेगा। रोपवे की सुरक्षा और टेक्निकल कारणों के लिए रोपवे प्रबंधन इसका मंथली मेंटेनेंस करता है, जिसकी वजह से रोपवे में संचालन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। और आइए अब आपको बता देते हैं, जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में नए टूरिज्म जोन का वन मंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। इस जोन के खुलने से स्थानीय निवासी काफी खुश हैं। देखिए रिपोर्ट। जिम कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी में कॉर्बेट हेरिटेज जंगल सफारी के नाम से नई पर्यटन गतिविधि शुरू की गई है, जहां पर्यटक अब जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकेंगे। जिम कॉर्बेट के लिए प्रसिद्ध इस गांव में बड़ी संख्या में जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़कर पर्यटक पहुंचते हैं। जो यहाँ जिम के बारे में जानने आते हैं, वो लोग अब जिम के इस जंगल का भी लुत्फ उठाएंगे। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले वाइल्ड लाइफ ज्वाइन किया है, सो आई हैव केन इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ
सो यहाँ पे कालाधुंगी में जो ब्रांच ओपन हुआ है, सो यहाँ से हमारे लिए सफारी में भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, ये कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है, तो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो जिम कॉर्बेट को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहेगा यहाँ पे, जैसा हमारा मानना है। और इसमें जंगल के साथ साथ जिम कॉर्बेट के हेरिटेज भी लोग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं पूरे वर्ल्ड में उनको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ के लोग देखने के लिए आते हैं। वन मंत्री का कहना है कि सरकार ने इको टूरिज्म के जरिए लोगों को 2 लाख रोजगार देने का वादा किया है, जिसके चलते इको टूरिज्म की हर संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। मोहान और कालाढूंगी में मंगलवार को खुले ये 2 जोन स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार देंगे। देना और जो सरकार की सोच है कि किस तरह से लोगों को वनों के प्रति दोस्ताना बनाए, जो लोगों की आजीविका में जब वन का संबंध बनेगा तो निश्चित रूप से आम आदमी भी वनों को बचाने में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ वाइल्ड लाइफ को बचाने में, क्योंकि ये वन और वाइल्ड लाइफ इन दोनों के संरक्षण संवर्धन से किस तरह लोगों की आय बढ़ सकती है। कॉर्बेट के पास खुले ये 2 पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए एक सौगात है, जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने के साथ ही पर्यटकों को वन और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करेंगे। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां पर कई निजी स्कूलों में वैन ई रिक्शा वाले नौनिहालों की जिंदगी के साथ लगभग खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैन संचालक अपनी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा बच्चे बिठा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप कह सकते हैं बड़ा खिलवाड़ है बच्चों के साथ। ARTO लगातार चेकिंग अभियान भी चला रहा है, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन और स्कूल वैन संचालक की मनमानी नहीं रुक रही है। ARTO को कहना है कि पेरेंट्स की भी इस बात को समझने की जरूरत है कि वाहनों की सेफ्टी के साथ बच्चों को स्कूल भेजे जाएं ताकि आपके बच्चे सुरक्षित रहें। साथ ही नियम विरुद्ध गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं और स्कूल बसेस पे हम लोग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है तो इस पर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चों का सवाल है और इसमें कई जगह हमने देखा है कि प्राइवेट वाहनों में बच्चों को लेके जाया जाता है, तो उसको हमने काफ़ी सीज भी किया है और अभी इसको हम आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं फटाफट खबरों के साथ।